नमस्कार। एनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। देश में लोकतंत्र चुनाव के अंतिम दौर का घमासान चल रहा है और अब छठे और सातवें चरण में मिलाकर केवल 114 सीटों पर वोटिंग होनी बाकी है। इस बीच एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 400 पार वाला दावा कर दिया है। ओडिशा में चुनाव प्रचार के दौरान शाह ने कहा, 5 दौर में बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया है और अगले 2 दौर में 400 पार की लड़ाई चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी आज यूपी और दिल्ली में चुनावी जनसभाओं में जीत का ऐलान कर रहे थे, जबकि विपक्ष उनके सारे दावों को हवा में उड़ा रहा है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं बीजेपी यूपी में बुरी तरह हार की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में क्या है इन दावों की हकीकत? बड़ा सवाल है। जिन 428 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है, अगर 2019 की बात करें तो नतीजों में एनडीए बहुमत ला चुका था, यानी उसे 275 सीटें मिल चुकी थीं, जबकि बीजेपी ने 238 सीटें हासिल की थी। तो क्या पिछली बार से बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है बीजेपी? उधर 2019 को कांग्रेस को केवल 44 और उस समय के यूपीए को 85 सीटें मिल पाई थी, यानी साफ है दावे बढ़ चढ़ कर हो रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। बीजेपी को यूपी में बहुत समय पुराने गड्ढे में यूपी को जो गाड़ दिया था ना, उस गड्ढे को भर करके यूपी को बाहर निकालने में योगी जी और उनकी पूरी सरकार को बहुत ताकत लगानी पड़ी है। और मुझे खुशी है, जरा इंडी अलायंस वाले, मैं छोटे से इस बस्ती नगरी में हूं और पूरा मेरा इंडी अलायंस मंच पे दिखता है। देखो, सारे नेता मौजूद हैं। आपने कभी इंडी अलायंस की एक भी कार्यक्रम में उनके साथियों को तो देखा है क्या? फोटो निकालने के लिए इकट्ठे होते हैं। सपा ने इस क्षेत्र को बर्बाद करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। गन्ना किसानों को भुगतान नहीं दे होता था। साथियों, कांग्रेस और सपा वालों को अचानक संविधान की याद आ गई। इसी कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाकर संविधान के खत्म करने की भरपूर कोशिश की थी। यही कांग्रेस है जो खुद का भी पार्टी का संविधान नहीं मानती है। ये परिवार ऐसा है कि बिहार के अति पिछड़े समाज के एक व्यक्ति सीताराम केसरी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। इनको पिछड़ों और अति पिछड़ों पे पता नहीं क्या नाराजगी है। एक शाम को मैडम सोनिया जी की टोली कांग्रेस दफ्तर में घुस गई और ये अति पिछड़े समाज के सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद कर दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बाथरूम में बंद कर दिया और फिर उठा करके उनको फुटपाथ पर फेंक दिया और रातों रात मैडम सोनिया जी को अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठा दिया। और बहनों, इंडी गठबंधन की परिवारवादी पार्टियों ने तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी है। हमारा देश 500 वर्षों से राम मंदिर की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन ये इंडी वालों को राम मंदिर
और राम से परेशानी है। सपा के एक बड़े नेता कहते हैं राम मंदिर तो बेकार है, बेकार। सपा खुलेआम कहती है राम मंदिर जाने वाले राम भक्त पाखंडी है, पाखंडी। एक और इंडी नेता ने कहा राम मंदिर अपवित्र है। ये लोग सनातन धर्म के विनाश करने की बात करते हैं। मीडिया में आपको ना किसान की बात दिखेगी, ना महंगाई, ना बेरोजगारी। मीडिया में आपको एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा तो दूसरी तरफ अंबानी की शादी, 8 करोड़ रुपए वाली घड़ी। ये लोग सच्चे मुद्दे नहीं उठाते हैं। ये 2-3 अरबपतियों के काम करते हैं तो कहना पड़ता है मीडिया के मित्र, मगर है नहीं ये। भाइयों और बहनों, मैं शुरुआत अग्निवीर योजना से करना चाहता हूं। हिंदुस्तान के बॉर्डर की रक्षा हरियाणा के युवा करते हैं, बाकी प्रदेशों के युवा करते हैं। दिल में, खून में, डीएनए में देशभक्ति है आपकी। और नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। मजदूर में बदल दिया है। कहते हैं कि 2 तरीके के शहीद होंगे, एक नॉर्मल जवान या अफसर, उसके परिवार को पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी। और दूसरा गरीब घर का बेटा जिसको अग्निवीर नाम दिया है, इस अग्निवीर को ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना पेंशन मिलेगी, ना कोई सुविधा मिलेगी, ना कैंटीन मिलेगी। ये योजना नरेंद्र मोदी की योजना है, ये सेना की योजना नहीं है। सेना इसे नहीं चाहती है। ये पीएमओ से योजना बनाई गई। कहा आपने किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी लगातार दावों पर दावे करते चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने द्वारका दिल्ली की एक रैली में आज फिर ऐलान किया कि बीजेपी अब तक हुई सीटों पर बहुमत हासिल कर चुकी है, अब आगे बढ़ रही है। उधर उड़ीसा में थे अमित शाह, उन्होंने दावा किया कि 400 पार की तैयारी है और राहुल गांधी लगातार अग्निवीर स्कीम का जिक्र कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है बीजेपी और कांग्रेस के अध्यक्षों को और कहा है इस तरह की बयानबाजी करने से रोके अपने स्टार प्रचारकों को। कांग्रेस को अग्निवीर स्कीम पर बात करने से रोकने के लिए नसीहत दी गई है क्योंकि सेना का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी को भी संविधान और धर्म की बातें नहीं करने की नसीहत दी गई है। क्या होगा इसका असर? चलते हैं अपने मेहमानों के पास और बात करते हैं उनसे। विवेक कुमार श्रीवास्तव, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए, आपका बहुत बहुत स्वागत है विवेक जी। अरशद रजा, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद अब्बास, प्रदेश प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विवेक कुमार श्रीवास्तव जी, बीजेपी के नेता, आपसे जानना चाहेंगे, अमित शाह जी ने और प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर दावा किया कि 400 पार की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं अब तक हुए जो सीटों का मतदान है उसमें बहुमत पा लिया गया है। कौन से दावे के हिसाब से ये बात सच लगती है आप लोगों को? ठीक है, अरशद रजा जी, आपको आवाज आ रही है?
मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरशद रजा जी, चुनाव आयोग ने आज एक नोटिस जारी किया है बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अध्यक्षों को, और कहा है कि अपने स्टार प्रचारकों को मना करें अग्निवीर स्कीम पर बात करने के लिए, कांग्रेस को और बीजेपी को मुस्लिम और धर्म के मुद्दों में बात करने के लिए। लेकिन राहुल गांधी जी लगातार अग्निवीर स्कीम की बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग को लगता है कि ये सेना का राजनीतिकरण हो रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को मेरी सादर नमस्कार। मैं आपसे केवल एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या अग्निवीर के मुद्दे पर यह राष्ट्र का मुद्दा है, क्या इस पर देश की राष्ट्रीय पार्टियां बात नहीं कर सकती हैं? नरेंद्र मोदी जी लगातार देश के मूल मुद्दों से हटके हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर बयानबाजी कर रहे हैं, और यही चुनाव आयोग उनके हाथ की कठपुतली बनके चुपचाप बैठा हुआ है। और जब देख रहा है कि सत्ता इस नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के हाथों से फिसल रही है, तो इसी भी अब आगे एक्टिव होकर और उसको कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी को अग्निवीर पर नहीं बोलना चाहिए। बीजेपी को भी मैं नोटिस कह रहा जारी हूं हुआ कि है। मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी को लगातार अग्निवीर पर बोलना चाहिए, क्योंकि ये देश से जुड़ा हुआ मामला है। देश के सेनाओं को ठेकेदारी प्रथा में नहीं रखा जाता है, नहीं रखा जा सकता है। इससे देश कमजोर होगा। जो बॉर्डर पर खड़ा है वो अगर किसान का बेटा है। चुनाव आयोग की बात मैं नहीं कह रहा हूं कि मानेंगे, नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग की बात नहीं मानेंगे तो बीजेपी को भी नोटिस जारी हुआ है जिसमें कहा गया कि धर्म पर नहीं बोलना है। वही फिर कहेंगे हम भी धर्म बोलेंगे। अरे भैया मेरी बात तो सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे 5 साल के लिए, सांसद बनेंगे 5 साल के लिए, और देश का जवान 4 साल में रिटायर हो जाएगा। उसके लिए कोई न तो पेंशन की सुविधा है, अगर वो शहीद होता है न तो उसे शहादत की दर्जा दी जाएगी। कहां था ये चुनाव आयोग अभी तक? जब मंच से नरेंद्र मोदी जी खड़े होकर ये कह रहे थे कि कांग्रेस आ जाएगी तो सारा का सारा देश का धन जो है वो आपके मंगलसूत्र छीन करके। साथ ही चुनाव आयोग की उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। ये जो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है संबित पात्रा, ये भगवान जगन्नाथ को कहता है कि मोदी जी के भक्त है, उसके लिए माफी मांगी उन्होंने। मोदी जी का भक्त बताता है। मैं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग कहां सोया हुआ है? चुनाव आयोग किस कुंभकर्णी नींद में सोया है? और अचानक उन्होंने कहा जबान फिसल गई थी, मैंने माफी मांगी इसके लिए बोला। जब छठा चरण आ जाता है, चुनाव 25 को छठा चरण होना है, 5 चरण बीत चुके हैं, कहां था चुनाव आयोग आज तक? भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्री, सारे सांसद और प्रधानमंत्री खुद मंच से नफरती बोल रहे हैं। क्या एक भी चुनाव आयोग ने मुकदमा दर्ज किया है? या नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर भी नहीं सकते चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव आयोग जिस प्रक्रिया से चुने जाने थे उस प्रक्रिया को कानून ला करके नरेंद्र मोदी जी ने बदल दिया है और अपने हाथ ही कठपुतली बना लिया है। और बड़े ही साथ कहना है कि आज देश की जो मूल मुद्दे हैं जिस पर राहुल गांधी बड़े मुखरता से बोल रहे हैं, देश की जनता इस पर भरोसा कर रही है और देश की जनता बदलाव के लिए लगातार वोट कर रही है। और सत्ता फिसलता हुआ नरेंद्र मोदी जी ने देख लिया है। इसलिए गृह मंत्रालय में कभी आग लग रहा है और कभी इनकम टैक्स आयकर विभाग में आग लग रहा है। सारी फाइलें जल रही है। तो देश सारी चीजें देखता है। देश समझदार है। 140 करोड़ की जनता में सभी लोग काबिल हैं जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बाकी मीडिया के साथियों से भी मैं चाहूंगा कि आपका भी सहयोग मिलता रहे। अरशद रजा जी, आपने सवाल सुना नहीं। चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष के साथ साथ बीजेपी के अध्यक्ष को भी नोटिस जारी किया है और उनसे कहा है कि आप धर्म हिंदू मुसलमान नहीं करें। उनको भी कहा है और आपके अध्यक्ष को भी कहा है। इसलिए और आपके अध्यक्ष को कहा है कि वो सेना का राजनीतिकरण ना करें, और बीजेपी का अध्यक्ष कहा है कि धर्म का मुद्दा बीच में ना लेके आए। एक तरह से उन्होंने दोनों को ही जो है चेतावनी जारी की है। मैं चुनाव आयोग का कद्र करता हूं और मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपके माध्यम से चुनाव आयोग से मेरा सवाल है कि 2019 में पुलवामा हमला हुआ और उस पुलवामा हमले पर नरेंद्र मोदी जी ने खड़े होकर मंच से वोट मांगा, और उस पुलवामा हमले में 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया? 19 के बाद 24 आ गया और आज तक ये देश को जानकारी नहीं दी गई। ये सबसे पहले तो इस पर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। उस वक्त चुनाव आयोग कहां था? चुनाव आयोग। और लगातार 5 चरण के चुनाव में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की गई 5 चरण तक क्या कुंभकर्णी नींद में सोया था चुनाव आयोग? क्या चुनाव आयोग हाथ पर हाथ रखे बैठा था 5 चरण तक? छठे चरण में उनको याद आई कि हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद हो रहा है। तो मतलब कि आप लोग उनकी बात मानने वाले नहीं है। मैं कद्र करता हूं चुनाव आयोग की, पूरी कांग्रेस पार्टी कद्र करती है, लेकिन 5 चरण बीतने के बाद छठे चरण में कैसे आपको याद आ गया? नहीं, पहले भी नोटिस जारी किया उन्होंने। शुरुआत हुई थी हिंदू मुस्लिम से। क्या नरेंद्र मोदी जी के मुंह से आपने शिक्षा की बात सुनी है? किसी भी मंच से स्वास्थ्य की बात सुनी है? रोजगार की बात सुनी है? बिजली की बात सुनी है? पानी सड़क सुनी है? कभी आप सुन भी नहीं सकते। ठीक है, आप उनके मुंह से सुनेंगे केवल शहजादे
इतिहास की बातें, लेकिन वो नहीं बताएंगे कि पंडित नेहरू 1952 के बाद 55 में आईआईटी की नींव डाल दिए। वो नहीं बताएंगे कि इसरो डीआरडीओ पंडित नेहरू के खाब है। वो नहीं बताएंगे कि आईएम पंडित नेहरू का खाब है। कंप्यूटर क्रांति राजीव जी की देन है। ये जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है वो मनमोहन सिंह जी की देन है। शिक्षा का अधिकार ये कांग्रेस की देन है। स्वास्थ्य का अधिकार ये कांग्रेस की देन है। ये बताया ना कि 10 साल में कौन सा काम किए हैं। 10 साल में एक काम गिना के नाम वोट ठीक मांग है, रही है। विवेक कुमार श्रीवास्तव जी, आपको आवाज आ रही है? जी नवीन जी आ रहे। विवेक कुमार श्रीवास्तव जी, आपने सुना होगा अरशद रजा जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, उन्होंने किस तरह से बयान दिए। आपको पता होगा चुनाव आयोग ने आज 2 नोटिस जारी किए हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष को और बीजेपी के अध्यक्ष को। किसी भी स्टार प्रचारक के बयानबाजी के लिए उसके अध्यक्षों को नोटिस जारी होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में अध्यक्षों को नोटिस जारी किए गए हैं। उसमें लिखा है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो जिस तरह से अग्निवीर स्कीम पर बोल रहे हैं उससे सेना का राजनीतिकरण हो रहा है। इसी तरह बीजेपी के जो नेता हैं वो धर्म हिंदू मुसलमान पे बोल रहे हैं, वो भी जो है जो गाइडलाइंस है उसके खिलाफ है। तो क्या कहिएगा इस पे, उनकी बात मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? देखिए नवीन जी, लोकतंत्र का महापर्व है और इस चुनाव में निर्वाचन आयोग की भूमिका रेफरी की तरह होती है। केवल चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ये देखता है कि कहीं कोई ऐसी बातें निकल के ना आए जिससे समाज में खाइयां और गहरी हो। जहां तक कांग्रेस के नेताओं का अग्निवीर योजना पे प्रहार का प्रश्न है, जिन लोगों को सेना में भर्ती होना है वो हो रहे हैं, ट्रेनिंग हो रही है। हमने जिस उद्देश्य के तहत देश के नागरिकों के लिए अग्निवीर का रास्ता बनाया था वो कांग्रेस के समझ से परे है। हमने देश की तरुणाई को देश के काम आने का मौका दिया। सेना में नौजवान जाते हैं, सेना में बुजुर्ग नहीं जाते। और इस तरह से कुछ इजराइल जैसे देशों का मॉडल है कि वहां पे हर नौजवान को सेना में सेवा देना अनिवार्य है। अग्निवीर स्कीम की बात नहीं हो रही, चुनाव आयोग की नोटिस की बात हो रही है जो कह रहा है बीजेपी जो है हिंदू मुसलमान ना करे। देखिए, हिंदू मुसलमान का विषय तब उठता है जब कोई दल विशेष से कहता है कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे। लालू यादव वोटिंग के दिन कहते हैं इनके गठबंधन के मुसलमानों को आरक्षण देंगे। अब विषय ये उठ जाता है कि संविधान निर्माताओं की भावना क्या थी। क्या उन्होंने संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया था? क्योंकि इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हो चुका है। अब धर्म के आधार पर इस देश में किसी को कुछ नहीं मिल रहा। जो देना था आप पूरा देश ले चुके हैं। अब इस देश में जो होगा वो हिंदू धर्म की सीमा रेखा के भीतर होगा। जातिगत आरक्षण है, धार्मिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान देश के संविधान निर्माताओं ने नहीं किया। हम वही बात कहते हैं। जो लोग कहते हैं मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, तो वो पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों का आरक्षण मारने की बात करते हैं। हम इस पे प्रतिवाद करते हैं। और ये ऐसे 1-2 बयान नहीं है। कांग्रेस से लेकर के, राहुल गांधी से लेकर के, मनमोहन सिंह जी से लेकर के तमाम लोगों के ऐसे बयान हैं जो पिछड़ों के, दलितों के आरक्षण पे कुठाराघात करने वाले। हम उसका प्रतिवाद करते हैं। संयुक्त आंध्र प्रदेश में इन्होंने आरक्षण दिया धर्म के आधार पर, हम उसका विरोध करते हैं। हमारा बहुत क्लियर कट मत है कि हम धर्म के आधार पर इस देश को नहीं चलाना चाहते। देश संविधान से चलेगा। साहबानो प्रकरण पे इन्होंने शरीयत को सुप्रीम कोर्ट पे हावी होने दिया। सुप्रीम कोर्ट की नजर डस्टबिन में चली गई, शरीयत हावी हुई। हम ये नहीं होना देना चाहते। ये देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। ठीक है, मोहम्मद अब्बास जी, आपने सुना होगा किस तरह से बीजेपी प्रवक्ता बचाव कर रहे हैं कि जो चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है उसको लेकर। आई एम नॉट डिफेंडिंग नवीन पांडे जी, मैं कोई डिफेंस नहीं कर रहा। तो क्या कोई बचाव नहीं कर रहे। क्या कहना चाह रहे थे आप? हम कोई बचाव नहीं कर रहे, हम अपना स्पष्ट रूप से रख रहे हैं। पक्ष तो बचाव होता है और क्या।
नहीं ये बचाव नहीं, सब रवैया सब रखा है मत बहुत करिए। शर्मनाक चुनाव है। आयोग संवैधानिक संस्था है, उसका तो सम्मान करना पड़ेगा ना। हमने अपना सम्मान तो पक्ष सारा रख देश दिया। कर रहा है, लेकिन ठीक चुनाव है, आयोग बोलिए अब्बास जी। देश के संविधान का सम्मान नहीं करेगा। चुनाव आयोग को जो अधिकार संविधान ने दिए उसका सम्मान कौन करेगा? चुनाव आयोग जिस तरह से सत्ता की डौंडी पे नाच रहा है, जिस तरह से चुनाव का रवैया है, आज से पहले ऐसे कभी देखा गया? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता अमर्यादित टिप्पणियां कर रहे हैं, जिस तरह से निजी टिप्पणियां कर रहे हैं, चुनाव आयोग उनका संज्ञान ले ही नहीं रहा है। अब रही बात के तो लिया ना, उन्होंने नोटिस जारी किया है, जवाब मांगा है। क्या लिया है? फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी है, सिर्फ फॉर्मेलिटी, कुछ ही नहीं हो रहा। बताइए किसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है? भारतीय जनता पार्टी रोज अलग अलग बयान दे रहे हैं, इस तरह का बयान दे रहे हैं जो अमर्यादित है, गैर संसदीय भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन चूंकि चुनाव आयोग को तो वही करना है जो चूंकि उनको छूट करता है, जो सरकार चाह रही है वो चुनाव आयोग कर रहा है। कुल मिला के 5 चरणों का चुनाव में स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाना है। जिस तरह से माहौल बनना है, जिस तरह से जनता चुनाव लड़ रही है, वो स्पष्ट संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। न आप देश के प्रधानमंत्री का भाषण हो सकता है जो ये इस तरह का भाषण दिया जा रहा है, ये प्रधानमंत्री के स्तर का भाषण है। ये तो ग्राम प्रधान इस तरह के भाषण नहीं देते, नगर के सभासद इस तरह का भाषण नहीं देते, देश का प्रधानमंत्री छोटी छोटी बातों का भाषण दे रहे हैं। ये बहुत बहुत गलत बात है और बदलाव आने वाला है। जिन्हें शहजादे कह रहे हैं, शहजादों ने तो शह दे दी है, अब जनता इन्हें मात देने जा रही है। ये अखिलेश जी का बयान आप कोट कर रहे हैं आज, उन्होंने बोला अखिलेश जी ने। हाँ, तो मैं अपने नेता का बयान कोट करूंगा ना, मैं किसका बयान कोट करूंगा? नहीं ठीक है, मैं हल्की स्तरहीन और घटिया बात थोड़ी करूंगा। मेरे नेता ने ठीक कहा कि जिन्हें शहजादे कर रहे हैं वो शह दे चुके हैं और जनता मात देने का काम कर रही है। तो बदलाव तो निश्चित है। लेकिन राहुल गांधी जी को भी नोटिस, उनके बयान पे भी तो आया है, उस पर भी तो कुछ बोल दीजिए। अग्निवीर स्कीम पर राहुल गांधी जी को तो रोज नोटिस मिला, राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली गई, राहुल गांधी के बोलने में पहले भी सजा हो गई। ये तो सजा है और जितना जो कुछ है वो विपक्ष के लिए है ना। दिल्ली के केजरीवाल मुख्यमंत्री जेल में रह चुके हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री जेल में है, सारे कानून तो विपक्ष में है, कानून तो है ही विपक्ष के लिए। क्योंकि जो भी बात होगी, जिस तरह से चल रहा है, जो माहौल है, जनता समझ चुकी है। कब तक दुरुपयोग करोगे कानून का, सत्ता का? बदलाव जनता जो है वो सबसे बड़ी है। ठीक है, जनता तय कर चुकी, जनता मन बना चुकी, बदलाव होना है। ठीक है, बात करते हैं इस पे। डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा जी, आपने देखा कि चुनाव आयोग ने दोनों अध्यक्षों को नोटिस जारी किया, क्या केवल दिखाने के लिए करता चुनाव आयोग कि चलो भाई हमें कुछ करना है, हमें कुछ संवैधानिक पद बैठाया गया है, इनको भी दे दो, इनको भी दे दो, और राहुल गांधी को अग्निवीर स्कीम पे बात न करने को बोल रहे हैं, और मोदी जी को और जो बीजेपी के नेता हैं मुस्लिम पे बोलने को मना कर रहे हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। अब चुनाव आयोग क्या करेगा इसमें? देखिए, चुनाव आयोग का जो ड्यूटी है वो अपना काम कर रहा है। अगर ये दोनों पार्टियां, मुबारक, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही, बोलिए। हाँ, अगर ये दोनों पार्टियां उनके नोटिस का कंप्लायंस नहीं करती हैं तो उसके बाद आगे लीगल एक्शन हो सकता है। उन क्षेत्रों में जहां पर इन्होंने चुनाव प्रचार किया है, उन कैंडिडेट्स के लिए जहां पर इन्होंने चुनाव प्रचार किया है और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है, वहां पर इलेक्शन कैंसिल भी हो सकते हैं और पोस्टपोन भी हो सकते हैं। तो ये दोनों पार्टियों को खास ध्यान रखना चाहिए। शर्मा जी, आज के जमाने में जो चुनाव प्रचार होता है वो डिजिटल होता है और टीवी पे होता है, तो किसी एक क्षेत्र का प्रचार जो है कैंसिल करने क्या फायदा? वो तो पूरे देश में सुनी जा रही बात है। देखिए, ये आपकी ये बात बिल्कुल सही है और एक ऐसा इश्यू होने जा रहा है जो कि अदालतों को और चुनाव की जो इलेक्शन कमीशन है उनको एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये आदर्श संहिता का कुछ मामलों में उल्लंघन भी कर देता है। आपको मालूम होगा कि 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार खत्म हो जाता है, लेकिन बावजूद उसके उन क्षेत्रों में टीवी के द्वारा और डिजिटल माध्यमों के द्वारा अलग अलग पार्टियों की बात पहुंचाई जाती है और मतदाताओं के ऊपर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। तो जैसे इस समय साइबर क्राइम एक ऐसा इशू बना हुआ है जो संभलने में नहीं आ रहा और सभी लोगों को सीधे सीधे प्रभावित करता है, इसी तरह से डिजिटल चुनाव प्रचार जो है वो एक अपना इशू है और मुझे लगता है आने वाले समय में उसका एड्रेस किया जाएगा। मैं यहाँ पर एक दूसरी चीज कहना चाह रहा था कि जो हमारे माननीय राहुल जी ने, जो चिर युवा हैं, कांग्रेस के लोकप्रिय नेता हैं,
उन्होंने सेना की मर्यादा पर सवाल उठाए हैं और अग्निवीर स्कीम के बारे में लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया है। तो मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि अग्निवीर योजना रोजगार क्रिएट करने के लिए है और सेना का प्रशिक्षण देने के लिए है। इसमें 17 साल से 23 साल तक के यूथ को भर्ती किया जाता है और बाकायदा आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है और 4 साल की कंपलसरी सर्विस है। उसके बाद उनको डीमोबिलाइज कर दिया जाता है। डीमोबिलाइज करते समय उनको 12 लाख रुपए लगभग पेंशन दी जाती है और इस 46,000 जो कैंडिडेट आते हैं 25% का आर्मी में रेगुलर कंजम्पशन हो जाता है, बाकी 75% को सर्टिफिकेट दिया जाता है और वो बैंक से लोन की उनको सुविधा है। वो अगर एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, अपना कुछ व्यापार करना चाहते हैं तो वो करें। और आपको ये मालूम होगा कि जो सेना में काम कर चुका होता है व्यक्ति तो वो बड़ा डिसिप्लिन्ड होता है, तो उसकी प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़ी डिमांड है। तो इस तरह से ये ना कहें कि वो सम्मान नहीं मिलता और ये नहीं मिलता, क्योंकि उनकी सर्विस कंडीशन अलग है। अब आप देखिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए भी आर्मी में भर्ती होती है ऑफिसर ग्रेड पर, वो 7 साल के लिए 10 साल के लिए उसमें कमीशन दिया जाता है, वो परमानेंट कमीशन नहीं है, तो उसकी सर्विस कंडीशन अलग है। आप पूरी की पूरी सेना पर लांछन ना लगाएं और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने नेशनल टीवी चैनल को ये झूठे आरोप लगाने के लिए इस्तेमाल ना होने दें। सुशील जी, राहुल गांधी जी अग्निवीर योजना अपने आप में एक ऐसी अनूठी योजना है जो युवाओं लोगों ने सेना के 100 रुपए प्रश्न उठाए हैं। नहीं, लांछन सेना पर नहीं लगाया राहुल गांधी जी ने, लेकिन अग्निवीर स्कीम पे सवाल खड़े किए हैं कि युवाओं को पूरी लोगों ने लगातार झूठ परमानेंट जॉब मिलना चाहिए, ये कहा है। जी बोलिए, आगे बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलिए। जहां पे गलत कोड करेंगे वहां मैं टोकूंगा, बाकी बोलिए। मेरा ये विनम्र निवेदन है कि डिजिटल चैनल का, टीवी चैनल का, इतने लोकप्रिय राष्ट्रीय चैनल का इस्तेमाल झूठ बोलने के लिए ना करें। कुछ भी कहने से पहले, और उनके प्रवक्ताओं से मेरा निवेदन है कि उसको इंडोर्स करने से पहले, फियर्सली इंडोर्स करने से पहले आप सोचें, थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लें। आपके लीडर ने अगर कहा है तो वो पत्थर पर लकीर नहीं है। आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कब सेना पर लांछन लगाया है? अरे टीवी पर चला है, आपके शो में टीवी चैनल पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं। आप टीवी पर चला, उन्होंने कब लांछन लगाया है? मेरी एंकर महोदय उन्होंने कब लगाया है? इसको साबित करिए। सुन लीजिए, वो क्लैरिफाई कर रहे हैं। अर्षा जी सुन लीजिए, मैंने बोला उनसे, मैंने आपकी बात रख दी है। तो जो इलेक्शन कमीशन का कदम है ये बिल्कुल सराहनीय कदम है। उन्होंने सभी पार्टियों को कहा है, नहीं तो इन्होंने तो अभी 1 मिनट में कह दिया कि वो बीजेपी का एजेंडा चलाते हैं, जबकि चुनाव आयोग निष्पक्ष स्वायत्त शासी संस्था है और उसकी अपनी एक मर्यादा है और उसके पास एक अनुभव है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में वो पिछले करीब 70 सालों से चुनाव करा रहा है। और छोटी मोटी शिकायतें आती रहेंगी, छोटी मोटी असंतुष्टि आती रहेगी, लेकिन 140 करोड़ की जनता का इलेक्शन कराना हर 5 साल बाद, और जहां हर साल इलेक्शन होते रहते हैं किसी न किसी स्टेट में, तो उस संस्था के ऊपर सवाल उठाना मुझे लगता है समझदारी नहीं है। अपने आप को ही बिलिटिल करना, अपने आप को ही छोटा दिखाना है। बिल्कुल ठीक है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो राजधर्म में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबका से, लोकतंत्र का महायज्ञ अभिमान सबका से। 25 मई न चूक न जाइयो, सारे पोलिंग बूथ पे जाइयो। मतदान हमारी शक्ति है, रहे जागरूक हरियाणा। वोट डालो, बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो, बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। बहकावे मैं कदे ना आइयो, सोच समझ के बटन दबाइयो। सबकी सुनो और सबकी जानो, निर्णय अपने मन का मानो। हरियाणा के भाग्य विधाता, जागो जागो तुम मतदाता।
पता। वोट करो वफादारी ते, सरकार चुनो समझदारी ते। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। लोकतंत्र का पर्व महान 25 मई को हर हरियाणा वासी करे मतदान। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। वो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। और ब्रेक के बाद राजधानी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज चर्चा हो रही है दिन भर चली सियासी घटनाओं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी और दिल्ली की जनसभाओं में बड़े बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को अब तक हुई 428 सीटों में बहुमत आ चुका है। अब तो हम 400 पार वाली लड़ाई लड़ रहे हैं अगले 2 दौर में। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष को वोट देकर अपना वोट बर्बाद ना करें। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। विवेक कुमार श्रीवास्तव जी हैं, नेता बीजेपी के। अरशद रजा, प्रवक्ता कांग्रेस के। मोहम्मद अब्बास, प्रदेश प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। डॉक्टर सुशील शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। अरशद रजा जी, आपने सुना होगा, बाकी लोग की बातें जवाब लूंगा, उससे पहले ये सुन लीजिए। प्रधानमंत्री ने द्वारका की रैली में, दिल्ली के द्वारका में बहुत भारी भीड़ थी, उसके बीच में कहा कि हाँ, हमारा बहुमत पक्का हो चुका है, विपक्ष को वोट देकर अपना वोट बर्बाद मत करिए। अब जितना वोट देना हमको दीजिए, हमने बहुत विकास किया है। हमने जो है कांग्रेस सरकारों ने 70 साल में जो विकास नहीं किया वो हमने 10 साल में कर दिया है। 50 साल जो है कांग्रेस के रहे शासन के, उन्होंने बाकायदे आंकड़े जारी किए। हमने इतने एम्स बनवा दिए जितने उन्होंने इतने सालों बनवाए। क्या कहिएगा, लगातार प्रधानमंत्री आक्रामक बयानबाजी कर रहे हैं। अरशद रजा जी, आपसे सवाल पूछा है। सबसे पहले हम विवेक श्रीवास्तव जी और सुशील शर्मा जी के सवालों का जवाब देना चाहते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी ने सबसे पहले खुलेआम ये स्वीकारा है कि नरेंद्र मोदी जी मंच से इस देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि किसी को भी ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो समाज में खाई पैदा करती हो। ऐसा कहाँ बोला विवेक श्रीवास्तव जी ने तो उन्होंने कहा कि हम लोग मुसलमानों को क्लेरिफाई कर रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी ने तो खुद स्वीकार कर लिया है कि इनकी पार्टी हर रोज नफरती बयानबाजी कर करके और इस देश में लगातार खाई को बढ़ाने का कार्य कर रही है। ये विवेक श्रीवास्तव जी ने कबूल किया है। दूसरी बात मैं आ रहा हूं विवेक श्रीवास्तव जी पर। विवेक श्रीवास्तव जी नरेंद्र मोदी जी के 5 काम गिना दें, केवल 5 काम जो नरेंद्र मोदी जी नई नीति और नियत के साथ लाए हो और इस देश में एग्जीक्यूट हुआ हो। उन्होंने एक काम किया, नोटबंदी, और अपना चलाया हुआ 2000 का नोट भी नहीं चला पाए। आप उनकी बात कर रहे हैं। आप लगातार ऐसी बातें बोल रहे हैं जैसे देखिए झूठ और इवेंट पर ये पूरी भारतीय जनता पार्टी चलती है और अभी तक 2014 से 2024 उन्होंने कहा हमने जो है, सुन लीजिए अरशद जी, सुन लीजिए अरशद जी, सुन लीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस सरकार में जो है 12 किलोमीटर पर डे हाईवे बनता था, हमने 30 किलोमीटर पर डे हाईवे बनाया, और 70 एयरपोर्ट हमने बनवाए। जो उन्होंने 60 साल बनवाए, हमने 10 साल में बनवाए 70। अरे भैया 2014 के बाद ही ये देश बना है क्या? 22 एम्स बनवाए हमने। देश नहीं था क्या? नहीं, उन्होंने आंकड़े जारी किए जो आप मानते हैं आंकड़े। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, कौन से प्रधानमंत्री? अरे भाई, जो ग्राम का प्रधान होता है ना, वो भी सड़क नाली बनाता है। वो काम ये नहीं है कि सड़क नाली आप बना रहे हैं। सड़क नाली गांव का प्रधान भी बनाता है, उसकी जिम्मेदारी है। आपको लोगों ने अगर सत्ता सौंपा है तो सड़क नाली के साथ साथ आप शिक्षा पर क्या काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य पर क्या काम कर रहे हैं, रोजगार के लिए कौन सा कदम उठा रहे हैं, आप कितने उद्योग धंधे ला रहे हैं? अरे भाई सुनिए, सुशील शर्मा जी मैं बीच में बोलता नहीं हूँ, बात आएगी, आप दोनों लोगों के अंदर एक कंपन सी पैदा होगी। और आप जो झूठ बोल रहे हैं ना, की कंपन है जो आज पूरी भारतीय जनता पार्टी में चल रही है और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आए हैं तो आप में भी चलेगी, क्योंकि सच्चाई आपको सुनने की क्षमता नहीं है, सच्चाई आप सुन नहीं सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि मूल मुद्दों से भटक चुके नरेंद्र मोदी जी, मेरी बात सुनिए। पूरी भारतीय जनता पार्टी मूल मुद्दों से भटक चुकी है
न तो शिक्षा की बात करेगी, न रोजगार की बात करेगी, न स्वास्थ्य की बात करेगी, न बिजली, न आप पानी, क्या न दे रहे हो सड़क। फ्री रेवड़ी? मैं कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ कि आप बताइए, देश पर सबसे बड़ा एक योजना जो अग्निवीर का योजना है होती है, ये बता दे भारत सरकार की किस नौकरी में पहली सैलरी 1 लाख रुपए होती है और 8,500 रुपए बोलने नहीं दूंगा सुशील भाई। महिलाओं को सुशील भाई कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े अनुशासन और बड़े संस्कारी होते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर हम ऐसे बिहारी ठेठ बिहारी वाले अंदाज में आएंगे तो फिर आपको बोलने नहीं देंगे, अरे आप बोल नहीं पाएंगे, फिर ये डिबेट दूसरी ओर चला जाएगा। आप देश की जनता के सामने जो सच्चाई लाने से छुपा रहे हैं ना, फिर ये डिबेट दूसरी राह पकड़ लेगा। अरे सुशील शर्मा जी, आप बताइए ना कि 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है देश के लिए। आप लद्दाख में चीन आपके नाम बदल रहा है, आपके जगहों का नाम, उस पर आप बोल नहीं रहे हो। मणिपुर जलता हुआ आप देख रहे हो, इस पर राजनीतिक विश्लेषक नहीं बन रहे हो आप। अरे अरुणाचल में चीन आके बैठा, उस पर आप नहीं बोल रहे हो। इतनी प्रश्नों पर इस पर आप नहीं बोल रहे हो। एनसीआरबी का डेटा बता रहा है कि लगातार महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, लूट हो रहा है, हत्या हो रही है, चोरी हो रही है, और आप कह रहे हो कि गुंडाराज समाप्त हो गया है। आप कैसी बात कर रहे हो? सुशील जी सुन लीजिए, सुशील जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुशील जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, ये हर जिले में 5 होटल के समान भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना हुआ है। शर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं जवाब देने के लिए, आप सुन लीजिए। सपोर्ट कर रहे हैं। शर्मा जी, भारतीय निवास में ऐसा हो गया, राज्यसभा सांसद के साथ हो गया, और इनको सुनना पड़ेगा। जो मंत्रालय में महिलाएं काम करती होंगी वो कितनी अरे सुरक्षित है? सुशील जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, सुशील सुन लीजिए, आप क्या किया है, सुन लीजिए। 10 साल में नरेंद्र मोदी जी का एक काम बताइए सुशील शर्मा जी। अरे चलिए, आप बात करिए, अरशद जी, गिनाने अपनी लग बात जाओ करिए। ना तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। पूरे विश्व में आज सवाल का भारत जवाब की दीजिए ख्याति अरशद जी। है। भारत के व्यक्तिगत पासपोर्ट की जो टिप्पणी वैल्यू नहीं। बन गई है, भारत हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है, भारत की ऑयल पे निर्भरता कम हो गई है, भारत सोलर पावर में काम कर रहा है, भारत ने विश्व योगा दिवस दिया है, भारत ने आयुर्वेद को बढ़ावा दिया है, भारत ने कोरोना में कितना काम। आपको गिनाने लग जाओ तो आप थक जाएंगे। ये हजारों वर्ष पुरानी कहानी है, करती थी, ये हजारों वर्ष पुरानी बंद हो गई, सुविधाएं हैं, सभी चीजें चल रही हैं। आप बताइए, एक काम बताइए, नरेंद्र मोदी जी का एक काम बताइए, आप नहीं गिना पाएंगे, कैसा कह रहे हैं आप नहीं इनको रोक दीजिए, मुझे जवाब देने आप दीजिए। व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए अरशद जी, वो रुक जाएंगे। सुशील शर्मा जी, नहीं तो ये बोल रहे हैं तो सुशील सुनेंगे, जी, आपकी आवाज चलिए, रोकी जा रही है। करेंगे तो सुशील जी, सुनेंगे। अभी आप जवाब लूंगा। आप समय अरशद जी नंबर पूरी बात करिए। कीजिए दर्शकों का, मुद्दे मैं पे ये कह रहा आधारित हूँ, बातचीत मुद्दे बात कीजिए। करिए, मुद्दे और बात करिए, अरशद जी मुद्दे बात जो करिए। बात कही है उसका मैं जवाब दे रहा हूँ, और ये सुने। जैसे देखिए, सच्चाई इन्हें इसीलिए भेजा जाता है टीवी में, इनको इसीलिए भेजा जाता है कि आप अरशद जी, जाइए व्यक्तिगत और टिप्पणी मत सही करिए, अपनी बात जनता रखिए, तक अपनी न बात जाए, रखिए। इसलिए आप भाई, उसमें टिप्पणी करिए। देखिए, बात करिए आप। आज देश की जनता, मुझे गर्व है, मुझे फख्र है, बहन है, मैं इस देश का नागरिक हूँ, मुझे फख्र है, विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है, मुझे अरे सुन फख्र तो है, लीजिए, भारत फिर में भारत की सुशील जी इकोनॉमी सुन बढ़ी तो है। लीजिए, फिर दूसरे के बाद सुन लीजिए। अरे मणिपुर पर बोलो ना भाई, हाँ मणिपुर पर बताइए, बोलिए, क्या मणिपुर की बोल रहे हैं? राजधानी का नाम बताइए आप मुझे। मणिपुर पर बोलिए, 5 इलाकों के नाम बता मणिपुर दीजिए। पर बोलिए, मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है। आप बताइए, मणिपुर देश का हिस्सा है या नहीं है? नागा कुकी के अरे बारे में क्या पालवान जानते बेटियों हैं? के साथ गृह मंत्रालय कौन सा बताइए, शुरू किया है आपको दिल्ली पता की क्या दहलीज मणिपुर पर? के बारे में? इस देश की राजधानी की दहलीज पर ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, और पूरे विश्व ने देखा है उस चीज को। मणिपुर का गाना गा दिया। सुशील शर्मा कैसी बात कर रहे हैं आप, मणिपुर के बारे में कैसी बात कर रहे हैं आप? या तो सुन लीजिए, मणिपुर के 5 जिलों के नाम बता दीजिए आप। अरे आप बोलिए ना कि मणिपुर में हत्याएं हो रही है कि नहीं हो रही है? आप जिले के नाम पर चले गए। ये बोलिए कि ये सरकार विफल है। आप एक इतना 140 सरकार करोड़ मणिपुर जनता का पर देश है काबू पाने और में हर विफल है। स्थिति नरेंद्र कहीं मोदी ना जी के कहीं मुंह से एक शब्द रहती नहीं निकल रहा है मणिपुर पर। भारत सरकार ने निर्वस्त्र पूरे महिलाओं को प्रयास घुमाया जा रहा है, से इससे चलो, बेशर्मी ठीक और है। इससे बेहयापन की ठीक है। आवश्यकता है। ठीक है, आपकी बात कि आ उस गई, पर मुझे आगे गृह बढ़ना है। मंत्रालय ठीक है, के द्वारा- विवेक कुमार श्रीवास्तव जी, मैं कह रहा- विवेक, ठीक है, अरशद जी आपकी बात आ गई है। सुन लीजिए, देखिए फिर मैं बोलने नहीं दूंगा एंकर नहीं, फिर महोदय। मौका दूंगा आपको, मौका अब ये दूंगा, डिबेट दूसरी ओर जा रहा है। मौका दूंगा। अभी आप दोनों की झड़प चल रही है, अब शांत, दोनों शांत नहीं, रहिए, मौका मैं ये बोल रहा है ना। दोनों शांत हो जाइए। विवेक कुमार श्रीवास्तव जी, मोदी जी के दावे जो है इतने बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, उसमें क्या, उसके नहीं, आधार मुझे क्या है बोलने मोदी जी के दीजिए। दावों का? देखिए नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी झूठ और इवेंट पर चलती है। अरे करो भाई, सुन लीजिए अरशद जी, अभी मौका दूंगा आपको, अरशद जी मौका दूंगा। शांत रहो। आरएसएस से शुरुआत हुई इस विरोध की, और दलित पिछड़ों की सबसे बड़ी अब आप नहीं सुन रहे हैं, फिर इसीलिए आपकी बात भी लोग सुनते नहीं है। आरक्षण मांग रहे हैं, आरक्षण विरोधी दुनिया में उनको फैलाते हैं, आप आरएसएस है। फैलाते हैं, उनको की बात करते हैं। आप कहते हैं भाईचारा है, सब बराबर है, ये लोग बराबर है, आप आरक्षण की बात करते हैं। पूरी भारतीय आप जनता खुद पार्टी अपने के मजहब के प्रवक्ता खिलाफ बात कर रहे और हैं, विशेषज्ञ आपको लोग शर्म नहीं आती इस बात पे? और रोज जाकर के टीवी चैनल, शर्म तो आपको करनी चाहिए। हाथरस आप खुद अपने मजहब की पूरा नहीं मानते देश हैं। बिना किसी आप विधि उम्मत विधान के के खिलाफ बात हिंदू कर रहे हैं, धर्म के सारी खिलाफ दुनिया में जाकर के उम्मत की अपने बात करते हैं, हाथरस भाईचारे की। का लाश और 2 बजे आप रात को जला आरक्षण की दिया। बात कर रहे हैं।
आपने डीएम साहब के इशारे पर आप लोग आपस में बात करेंगे तो जनता सुन क्या पाएगी? लाश को जलवाया। आपके तर्क सुन कहाँ पाएंगे? ईरान के अरशद रजा जी, आपने कानपुर में मंदिरें तोड़ी। अरशद रजा खान, दलितों को जितना प्रताड़ित किया है, जितना पिछड़ों को प्रताड़ित किया है, पूरा देश इस पर शर्मसार है। प्रकार के दलित हैं आप ये अरे बता दीजिए बीएचयू में भाजपा आईटी सेल के बच्चों ने उस बच्ची के साथ, उस बहन के साथ जो किया है ना बीएचयू में, उस पर भी पूरा देश शर्मसार है। भाजपा आईटी सेल जिस बच्चों का फोटो, ये 4 जून के बाद घूमेंगे कांग्रेस। अरे 4 जून के बाद विवेक श्रीवास्तव जी बोल नहीं पाएंगे आप, क्योंकि 4 जून के बाद इस सत्ता से 4 जून करने जा रही है। उस कुर्सी पर वर्तमान बहुत सारे सवालों का जवाब लेना है। अरशद जी शांत हो जाइए। अरशद जी शांत हो जाइए। अरशद जी शांत हो जाइए। अरशद जी, मैं भी इनका समय खाऊंगा। इन दोनों लोगों को मैं नहीं बोलने कोई दूंगा। फायदा नहीं, उससे जनता को सुन नहीं पाएगी, फायदा कुछ नहीं होगा। नहीं फीलिंग है ना, सुन लीजिए, एक करके बोलिए, एक करके बोलिए, समय खाने का फायदा नहीं है। और हमारे बहुमूल्य दर्शकों का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये यही नेगेटिविटी से देश को बचाना है। आप एक सुशील अकेली शर्मा जी, कैपेसिटी शुरुआत के आपने किया है तो अंत उसका हम करेंगे। हम करेंगे। खराब कर रहे हैं, जनता आपने को यही किया बात है उसका समझनी है। खात्मा हम करेंगे। प्राइम टाइम में आदमी खराब कर रहा है। अरशद जी हो गई बात, ठीक है अरशद जी, बहुत हो गया, ठीक है। अभी मौका दूंगा से लगातार भटका रहे हैं विवेक श्रीवास्तव जी। देश की जनता की विवेक आवाज श्रीवास्तव को। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावों का क्या आधार है जो लगातार बोल रहे सत्ता पा चुकी बीजेपी, बहुमत आ चुका है? जनता पार्टी 370, एनडीए 400 पार। उसका आधार ये है कि पिछले 2 सालों से उन सीटों पे काम कर रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी हारी, जिन बूथों पे हारी उसको होमवर्क कर रहे हैं। हम अपने 10 साल के काम के दम पे, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, अपने नेताओं की विश्वसनीयता के साथ जनता जनार्दन के समक्ष जाकर के जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हम इन कांग्रेसियों की तरह फ्रस्ट्रेट नहीं है। नवीन जी को चुप कराइए। सुशील जी, अब तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं। सुशील जी, अवमानना का अब तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं, तो शांत हो नोटिस जाइए। सुशील जी, अदालत से तो आप बच नहीं पाएंगे, आपको फेस करना ही पड़ेगा। इसलिए आप उनकी बात को एंडोर्स करने से पहले 2 बार सोचें, 4 बार सोचें कि आप झूठ ना फैलाएं। बड़े नेता भले ही फैला रहे हैं, उनको इलेक्शन कमीशन के नोटिस आ रहा है। सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है, आप बता दीजिए। ना इस चक्कर में पड़े। 2 करोड़ कौन कहा था कि हर साल रोजगार देंगे? नवीन जी, कौन कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार आप देंगे? लोग आपस में बातें करेंगे। सुशील जी, सुशील शर्मा जी, अरशद जी, इसने कहा था कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डाल देंगे। तो बोलिए, कमाल दीजिए क्या बात बंद करने के लिए। क्या गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है। आज वही रुपया डॉलर के 83 रुपये जाके पहुंच गया है 52 रुपया से। इसने कहा था नवीन जी, बहुत भी महंगाई की मार अब की बार कर रहा है 2014 में। क्या नवीन जी, इनका विधवा विलाप सुनाने के लिए डिबेट करी है क्या आपने? सबसे ज्यादा झूठ अगर किसी ने बोला नेताओं में तो उसका नाम नरेंद्र मोदी जी है। नवीन जी, सारी वीडियो आपको सुना दूं। 2014 की सारी स्पीच, 2019 की सारी स्पीच। अरशद रजा जी शांत हो जाइए। अरशद रजा जी, आपको दोबारा भी आना है कल फिर, ठीक है? इस तरह करिएगा, दोबारा कैसे आपको आमंत्रित किया जाएगा? समय क्यों खराब कर रहे हैं? सुशील शर्मा जी, आप भी शांत हो जाइए। सुशील शर्मा जी, आप भी शांत हो बताइए, जाइए। इनको बोलिए आप। विवेक जी बोलिए। जी बोलिए। देखिए नवीन जी, हम अगर कहते हैं कि एनडीए 400 पार, भाजपा 370, तो उसके पीछे हमारा होमवर्क है। हमने पिछले 2 सालों से उन सीटों पे काम किया है जहां हम हारे थे, जिन बूथों पे हारे तो वहां हमने होमवर्क किया है। और हम उस होमवर्क के आधार पे, अपने 10 साल की गुड डिलीवरी के आधार पे, विकास की किरण समाज के अंतिम पायदान तक खड़े आदमी पर जहां हमने पहुंचाई है, जहां इनके शासन काल में नहीं पहुंची, जो एक लाभार्थी वर्ग डेवलप हुआ है, जिसके पास योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचा है। नरेंद्र मोदी ये नहीं कहते कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसा आपके पास पहुंचता है। हम 1 रुपया भेजते हैं तो पाई का हिसाब रखते हैं, हमारे पायदान के उसके खाते में पहुंचता है। यहाँ प्रधानमंत्री बटन दबाते हैं तो किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि धड़ाधड़ आना शुरू हो जाती है। तो हम उस शासन में गुड डिलीवरी के दम पे कहते हैं कि राहुल गांधी जी बोल रहे हैं हम ठकाठक डालेंगे पैसे। 400 पार, भाजपा 370 पार। हम हवाई बातें नहीं करते। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, विवेक जी, राहुल गांधी जी कह रहे हैं ठकाठक 1 जुलाई से हम 85 रुपए डालेंगे। देखिए, जो ये कह रहे हैं 50-60 साल इनका देश पे शासन रहा, अगर इन्होंने जनता की इतनी सुधी ली होती तो आज उसी मकान में राहुल गांधी झांक रहे थे, झोपड़ी में जिसमें राजीव गांधी झांका करते थे अमेठी में।
वो पक्का मकान कब का बन गया होता है? प्रधानमंत्री आवास योजना में रिकॉर्ड संख्या मकान हमने बनाए, चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण। 10% गाँव तक बिजली हमने पहुंचाई। ये देश छोड़ शासन हमें दे के गए तो सैनिकों के पास अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं थी, हमने राफेल तक देश को पहुंचा दिया। इसके बाद कहते कि मोदी जी के काम गिनाओ कि मोदी जी ने किया क्या। वो कह रहे महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। देखिए, जो कहते हैं महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, इनका दोगलापन तो पूरे देश ने देखा है। ये संसद से बहिष्कार के खिलाफ बदतमीजी नहीं, विवेक से बात करिए। इन्होंने बैनर पकड़ लिया। भाषा की मर्यादा रखिए, भाषा की मर्यादा रखिए। बेरोजगारी जब पूछी जाती थी तो जानते थे। बदतमीजी का जवाब जनता देगी, वो सुन रही है। बनने के बाद इन्होंने सुन रही है, पेट्रोल पे स्टेट वेट बढ़ाया, इससे महंगाई बढ़ती है घटती है। भारत सरकार ने डीजल पेट्रोल पे अपने टैक्स में 2 बार कमी की। किसी कांग्रेस शासित राज्य ने भी कोई कमी की क्या? उसके बाद ये महंगाई का रुझान होते हैं। ये इनका दोगलापन देश की जनता खूब जानती है। विपक्ष के खिलाफ चलने फंसने वाले। ठीक है विवेक जी, आपकी बात आ गई। मोहम्मद अब्बास जी, जिस तरह से अखिलेश यादव जी दावा कर रहे हैं कि यूपी में सभाओं में राहुल गांधी जी के साथ जब वो जा रहे थे लगातार भीड़ बढ़ रही है, ये भीड़ जो है इस बार 79 सीट 79 सीटें जिता रही है, ये दावे का आधार क्या है? आधार है जनता, आधार है भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट, आधार है जन समर्थन, आधार है जो इन्होंने रेमडेसिविर लगा के करोड़ों लोगों को मार दिया, आधार है जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड खुल के सामने आया कि लोग रेमडेसिविर वालों से करोड़ों रुपए ले लिए, कई सौ करोड़ रुपए, और जनता को जहर बनाने का काम कर दिया। आधार वो है इनके जितने कुकर्म है भारतीय जनता पार्टी के, जिस तरह से खुल के आ रहे हैं, नोटबंदी आ रही है इनकी, जीएसटी खुल के आ रही है इनकी, ईडी सीबीआई, जिस तरह से छापे मार कर गुंडा टैक्स वसूला इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर, जिस तरह से रेमडेसिविर कोरोना के नाम पर इन्होंने इसको जहन्नुम में धकेलने का काम किया। लोग मर रहे हैं, लगातार मौतें हो रही हैं, और वो तमाम आधार जो बेरोजगार हैं। अभी मेरे एक साथी कह रहे थे, पहले तो मुझे इस पे इतराज है कि भारतीय जनता पार्टी के आपने 2 प्रवक्ता की बुला रखे हैं। आप भी 2 लोग हैं, आप भी 2 बैठे हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। हम 2 क्या मतलब है? हम राजनीतिक दलों से हैं। आपने 2 भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बुला लिए, तो आप 4 बुला लेते। अगर आपको भारतीय जनता हम तो विश्लेषक बुलाते हैं, लेकिन अब उनके विचारों को हम रोक नहीं सकते ना, उनके विचार जो है वो हम बदल नहीं सकते ना। नहीं, निष्पक्षता के नाम पे मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि क्यों आज विपक्ष ऐसा महसूस करते हैं। नहीं, सुनिए एंकर साहब, नहीं, आप सुनिए, नहीं, निष्पक्ष का मतलब निष्पक्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गुणगान करने नहीं होगा। निष्पक्ष का मतलब है कि कटाक्ष करे दोनों पर, निष्पक्ष का मतलब है कि दोनों ही गलतियों को करे, किसी की तारीफ करना निष्पक्षता नहीं है ना, ये भांडगिरी होती है, निष्पक्षता नहीं होती, ये भांडगिरी है, भांडगिरी है, भांडगिरी ये निष्पक्षता नहीं है, निष्पक्षता व्यक्तिगत टिप्पणी से बचिए अरशद जी, अब्बास जी। दोनों की कमियों पर इंगित करे और कटाक्ष करे। हमारी कमी हमें बताए, भाजपा के बाद सिर्फ भाजपा की तारीफ करना, सिर्फ भाजपा की तारीफ करना ये अच्छी पत्रकारिता नहीं है, निष्पक्षता नहीं है, आधार बनना है। ठीक है, जवाब ले लीजिए। ठीक है, जवाब अब्बास जी जवाब ले लीजिए। टिकट दे देंगे, बहुत देर से सुन रहा हूँ मैं, एक तरफा चापलूसी है, ये निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं है, चापलूसी है। बदलाव आ गया है। आ रहा हूँ एक करके आप जनता जिन दलितों आदिवासियों को पेशाब कराया गया, मणिपुर की बेटियों को नशा घुमाया गया, हो जाएगा। चाहते हैं ना हम दर्शकों का समय करेंगे आपका ठीक है अब्बास जी, आपकी बात पूरी हो गई अब्बास जी। ठीक है आप इन्हें चुप करें, बोलने का मौका दें, लगातार ये स्पीकर क्यों बोल लेते हैं अपना। सुशील शर्मा जी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। सुशील जी सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए, बोलिए। तो है नहीं मेरी बात, जब व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए, मुद्दों पर बात करिए अब्बास जी। निष्पक्ष का मतलब है कि हमारी कमी हमारे, छोड़ दीजिए उनको, छोड़ दीजिए, अपनी बात करिए, थोड़ा समझाए, अपनी बात। बदलाव
बदलाव हमारी तो बात हो रही है। हाँ बोलिए। हमारी बात हो चुकी है, जिस तरह से जनसमूह मौलाए रैलियों में, जिस तरह से बदलाव है, जिस तरह से पूरा साफ साफ है भाजपा से, कहाँ से लाएगी सीटें भाजपा, कहाँ से आएंगे इनको 400 पार? झूठी बात कहते हो, 400 पार के बाद इतनी बौखलाहट। अच्छा, कितनी सीटें यूपी में ला रहे हैं आप लोग? कितनी सीटें ला रहे हैं? अरे हम स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। यूपी में कितनी मिलेंगी? यूपी में जो हमारे राष्ट्रीय नेता ने कहा 80 के 80 पे हमारा दावा है। जीत क्यों दिखाए? अमेठी वाली झोला उठा के चल दी ना, आप भी झोला उठा के जाएंगे। हाल की तस्वीर चल रही थी, वीडियो चल रही थी, झोला उठा के जा रही थी सड़क करके, अमेठी छोड़ के। आपको भी जाना होगा, झोला उठाने का समय आ गया, लेकिन झोले की तलाशी जरूर होगी कि इन्होंने किस तरह से सन्ना सेठों की तिजोरियां भरी हैं। 26 लाख करोड़ रुपए गरीब आवाम का था। अगर 26 लाख करोड़ का 10 लाख करोड़ की किसानों में बांट देते तो 140 करोड़ देशवासियों को 100 साल तक किसान फ्री अनाज देने का काम कर लेता। ठीक है, सुन लीजिए बात, अब जवाब ले लीजिए। विवेक कुमार श्रीवास्तव जवाब दीजिए। सुशील जी को कर देना चाहिए था। इसके बाद आ रहा हूँ, अरसद जी आ रहा हूँ के पास, इसके बाद आ रहा हूँ। नवीन जी, सुशील जी को थोड़ा समाजवादी पार्टी के भी कार्यों का जिक्र कर देना चाहिए था। सुशील जी दरअसल थोड़ा सा जो है बीजेपी ज्यादा थोड़ा भक्त दिखाई दे रहे हैं, जो है इसीलिए समाजवादी पार्टी एक विश्लेषक को जो है दोनों तरफ बोलना चाहिए। बातों को पूरा कर देता हूँ। समाजवादी पार्टी ने निष्पक्षता का मतलब है, पत्रकार का मतलब है कि वो ठीक है, मैंने बोल दिया, आप सबकी बात बोल दी है, ठीक है, आप अपनी बात करिए। ठीक है नवीन जी। हाँ विवेक जी बोलिए। इसी उत्तर प्रदेश में सुशील जी ठीक है, अभी मौका दूंगा आपको, बोलने का मौका दूंगा। विवेक जी बोलिए। थोड़ा समाजवादी पार्टी के बारे में बता देना चाहिए था, थोड़ा अरसद जी भूल गए। इसी प्रदेश में जियाउल हक हुआ करते थे, कुकंदू देवरिया के रहने वाले थे। 45 साल बाद यूपी पीसीएस क्वालिफाई करके डिप्टी एसपी बने थे। समाजवादी सरकार में कुंडा में उनकी हत्या हो गई। अखिलेश जी समय मुख्यमंत्री थे। अखिलेश जी ने उनके पिता को, उनकी पत्नी को मुआवजा दिया और दोनों लोगों को अलग अलग नौकरी भी दी। और अगले चुनाव में अखिलेश जी ने जियाउल हक के मुख्य हत्याभियुक्त को विधानसभा का टिकट दिया। ये समाजवाद की नई परिभाषा है उत्तर प्रदेश से। इसी तरीके से मुजफ्फरनगर में जब दंगे हुए तो मुसलमानों को अखिलेश यादव जी ने एक रिहायशी कैंप बनवाया, शरणार्थी शिविर टाइप का, उसमें टिकवाया। और उस रिहायशी कैंप में जो सरकार के पनाहगाह में थे, आनंद विकास मुसलमानों के 60 बच्चे ठंड से बुखार में मर गए। और अखिलेश यादव सही में एसी कैंप में बैठ करके आलिया भट्ट का डांस देख रहे थे। ये समाजवाद से पुरोधा का कृत्य है। सुशील जी सब बातें बताना भूल गए, मैं अरसद जी के वरमान पूरे किए दे रहा हूँ। आखिरी समाजवाद है। सुशील जी भी आऊंगा आपके पास, तब बताइएगा। ठीक है, राजा भैया की नाराज हो अरसद भाई, अरसद में नाराज हो, जवाब अब बात ही सुन लीजिए। विवेक जी मेरा एक सवाल है, राजा भैया तो जो है इस बार आप लोगों को समर्थन नहीं कर रहे हैं। करे ना करे, पर इनका समर्थन बिल्कुल नहीं करा। इनके कहे पे इनसे बिल्कुल नहीं डरे राजा भैया। समर्थन तो जनता करे, कह दिया राजा भैया ने। राजा भैया कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे। उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्हें भारतीय जनता पार्टी से डरने से साफ इनकार कर दिया। ये तो है राजा भैया ने तो समाजवादी पार्टी के, लेकिन जो सुशील जी छोड़ दिए बताना, वो मैं बता रहा हूँ। एक से गायत्री प्रजापति मुख्यमंत्री आवास के बगल में दुशासन का चरित्र जीवित कर रहे थे महिला के साथ, बलात्कार में मुलजिम हुए। अखिलेश के बाद उनको कुलदीप सिंह, स्वामी चिन्मयानंद जी, जितने बड़े सुनो स्वामी चिन्मयानंद है, ये कुलदीप सेंगर है, ये इतनी हत्याएं बलात्कार हो रहे हैं। भाजपा के नेताओं को बेटी बचाना मुश्किल हो रहा है। एक बताऊं, लंबी लाइन है भाजपा नेताओं की। ये 400 महिला का बलात्कारी, 400 महिला का बलात्कारी। आप परिवार का है नहीं है। देवगौड़ा का पोता सांसद 400 महिला का बलात्कारी आपके परिवार का है नहीं है, बताइए।
उसके साथ में ट्रांसफर करके अपने साथों में शर्म ना आई। ठीक है विवेक जी, आपकी बात पूरी आ गई, समय कम बचा है। विवेक जी बात पूरी आ गई है। अरशद रजा खान, ये बताइए जिस तरह से राजा भैया ने जो है समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है, क्या लगता है यूपी की सिचुएशन मजबूत होगी आप लोगों की तरफ से? देखिए नवीन भाई मैं सबसे पहले इन दोनों लोगों सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि बीच समय कम बचा है, 1 मिनट जवाब दीजिए फटाफट, समय खत्म होने वाला है। बस सुनिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी मूल मुद्दों पर न तो बोल पाएगी और ना बोलती है, ना बोल पाएगी ना बोलती है। आप बताइए कि विधानसभा भवन में राजा भैया के साथ गलबैया कौन करके सरकार चला रहा है? राजा भैया योगी जी 2017 से इस प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं और विवेक श्रीवास्तव जी तो यानी योगी जी पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। या तो इनका गृह मंत्रालय विफल रहा है कि जिस पर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं वही आपके सरकार के साथ खड़ा है, उसी के साथ आप गलबैया करके सरकार उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं। आप हमको बताइए इस देश के मूल मुद्दे क्या है, इस प्रदेश के मूल मुद्दे क्या है? मताएं सम्मानित माताओं के खाते में आज राहुल गांधी जी 8,500 रुपए डालने का बात कर रहे हैं, महीने में डालने की बात कर रहे हैं। आज राहुल गांधी जी को बस्ती में जमीन करेंगे, की बात कर रहे हैं। संगठित अपराधी जो होगा सत्यानाश करेंगे। सम्मानित श्रमिकों का जो अपराधियों की कमर तोड़ना मुद्दा है और उनकी 25 लाख तक। ठीक है, समय खत्म हो चुका है। ठीक है, सभी मनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजधर में आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।